हेलो वॉन्गशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वैंकिंग, क्या तुम मुझे बताओगी कि सेक्स क्या होता है? ये बात सुनते ही वैंकिंग जो होती है वो शॉक हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो पहले तो शांत होती है, फिर अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है। वो अनकंट्रोलेबली हंसना शुरू कर देती है और उससे कहती है क्या? वैंकिंग को हंसते हुआ देखकर जो जैन है वो एम्बेरस हो जाती है और फिर उससे कहती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। जैन की बात सुनकर वैंकिंग अपनी होठों को टाइट दबाती है ताकि वो अपनी हंसी को रोक सके। फिर वो जैन से कहती है अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं अब नहीं हंसूंगी, ठीक है। पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हारी मॉम ने इस बारे में तुमसे बात नहीं की थी? ये बात सुनकर जो जैन है वो अपना सर नाम में नोट करती है और कहती है नहीं, और ना ही मेरे पास सेल फ़ोन था। मेरी आज़ादी बस लिमिट तक की थी। मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सिखाया मुझे बस इतना ही पता है, इसलिए इससे ज़्यादा मुझे कभी ना कुछ जानने का मौका मिला और ना ही मैं कुछ जान पाई। जैन की बात सुनकर वैंकिंग की आंखें बड़ी हो जाती है। फिर वो जैन से कहती है इसका मतलब कि तुम्हारे मॉम ने तुम्हें कभी सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं कहा। ये बात सुनकर जो जैन है वो अपना सर ना में हिलाती है। ये बात सुनकर वैंकिन सरप्राइज हो जाती है और उससे कहती है ओह गॉड, पहले मुझे ये बताओ, क्या वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स ही थे? ये बात सुनने के बाद जो जैन है वो कुछ देर तक सोचती है और फिर कहती है हाँ, वो मेरे पेरेंट्स ही थे। जैन का जवाब सुनकर जो वैंकिंग है वो फिर सोचती है अब मैं क्या करूं। उसके बाद जो वैंकिंग है वो उससे कहती है रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाती हूँ जिसके बाद तुम्हें कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर जो जैन है वो सरप्राइज हो जाती है, उसे कहती है सच में? तो मुझे जल्दी दिखाओ ना। फिर वैंकिंग अपनी जेब से मोबाइल निकालती है और एक वीडियो को प्ले करती है और उसे जैन के हाथ में थमा देती है और उसे कहती है इसे देखो। जैसे ही जैन उसे देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसमें एक आदमी जो कम्प्लीटली नेकेड था और औरत भी कम्प्लीटली नेकेड थी। उसके बाद उनका जो इंटीमेट का जो प्रोसेस है वो दिखाया जाता है। वीडियो को देखकर जैन की गाल लाल हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, ब्लश करती है। ये देखा जो वैंकिंग है वो ज़ोर से हंसती है और जैन से कहती है कम ऑन, छोटे बच्चे की तरह एक्टिंग मत करो, इसे अच्छे से देखो, तभी तो तुम कुछ सीखोगी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। यही तो एक रास्ता होता है जिससे एक बच्चा पैदा होता है, समझ गई? जैन जो होती है वो सरप्राइज होकर उस वीडियो को देख रही थी। आज पहली बार उसने किसी इंसान को इस तरह नेकेड देखा था। आज पहली बार उसने देखा था कि किस कैसे किया जाता है। उसे कुछ भी पता नहीं था इस सब की चीज़ों के बारे में। आज पहली बार उसने एक आदमी को भी नेकेड देखा था जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल था। जैन चुपचाप अपना मुंह खोलकर उस वीडियो को देख रही थी। फिर जो वैंकिंग है उसका मुंह बंद करती है और उससे कहती है अपना मुंह बंद करके देखो, समझ गई? तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वीडियो एंड हो जाती है वो चुपचाप उस मोबाइल को धीरे धीरे वैंकिंग के हाथ में थमा देती है। तभी वैंकिंग उसे कहती है तो अब मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा? जैन के गाल जो थे वो टमाटर की तरह लाल हो गए थे। तो जैन जवाब में उससे कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। ये बात सुनकर जो वैंकिंग है वो ज़ोर से हंसते हुए से कहती है अरे छोटे बच्चे की तरह एक्टिंग मत करो, समझिए अब तुम बड़ी हो गई हो। तभी जैन वैंकिंग की तरफ शर्माते हुए देखकर कहती है मैंने तुमसे पूछा ही क्यों? ये बात सुनकर जो वैंकिंग है वो हंसते हुए से कहती है अरे इसमें गलती क्या है? दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करेंगे तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी, और जो प्यार होता है उसे एक्सप्रेस करने का यही तो एक अच्छा तरीका है। फिर जैन जो है वो उससे कहती है क्या इससे दर्द नहीं होता? तो वैंकिंग जवाब में उसे कहती है फर्स्ट टाइम में तो दर्द होता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा हो तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वैंकिंग फिर जैन को हर एक चीज़ समझाती है जो जैन को नहीं पता। वैंकिंग जैन के लिए फैमिली भी है और फ्रेंड भी। जैन को वैंकिंग के ऊपर पूरा भरोसा है। फिर जो जैन है वो वैंकिंग से कहती है वैंकिंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो वैंकिंग उसे कहती है हाँ बोलो। तो जो जैन है वो उसे बताती है कि किस तरह सोयोंग ने उसे तंग किया, उसके ऊपर उसका मजाक उड़ाया, और जो मॉर्निंग में सोयोंग ने उसके साथ किया था वो भी बता दिया। ये बात सुनकर जो वैंकिंग है उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, सबसे पहले मुझे सोयोंग से बात करने दो। अगर वो बाज नहीं आया ना उसके बाद मैं ईबो से कंप्लेन करूँगी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैंकिंग से बात करते हुए जैन को इतना तो पता चल गया कि क्यों सोयोंग उसे बेवकूफ़ और क्यों सोयोंग उसकी बातों का मजाक उड़ाकर उसके मुंह पर ही हंसा करता था। दूसरी ओर जो सोयोंग होता है वो मेंशन से निकलने के बाद सबसे पहले एक बार पे चला जाता है
उसके बाद वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है और उसके साथ फिर वो एक होटल रूम में जाता है, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा जो कि जैन के ऊपर था वो उसी के ऊपर उतारता है। वो उस लड़की से सेटिस्फाइड नहीं होता। जैसे ही वो उसके नज़दीक जाता है तो उसकी आंखों के सामने जैन आ जाती है, तो वो सारा जैन का गुस्सा उस लड़की के ऊपर उतारता है। वो उस लड़की को इतना पीटता है कि वो लड़की ऑन स्पॉट बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका जो खून होता है ना वो फर्श पे बिखरा हुआ होता है, सोयोंग के चेहरे पर, सोयोंग के कपड़ों पर भी लगा हुआ होता है। फिर सोयोंग वॉशरूम चला जाता, अपना मुंह धोता है। मुंह धोते हुए सोयोंग जो होता है वो चिल्ला कर अपने आप के से बात करता और कहता है, मैं 18 साल की लड़की का बेबी सिटर नहीं बन सकता हूँ। वो बच्ची नहीं है, वो एक औरत है, और ऐसी औरत जिसका जो जिस्म है वो इतना अट्रैक्टिव है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। जब मैंने पहली बार उसे देखा था मुझे उसे अपने पास रखना चाहिए था, ना कि ईबो को दिखाना चाहिए था। अगर मैं उसे ईबो को नहीं दिखाता तो ईबो उसको नहीं लेता, वो मेरे पास ही होती। अब मुझे ईबो का इंतज़ार करना है। जैसे ही सोयोंग का गुस्सा उतर जाता है वो अपना मुंह हाथ अच्छे से साफ़ ही कर रहा होता है, तभी अचानक से उसका जो फ़ोन है वो रिंगिंग करना शुरू कर देता है। सोयोंग जैसे ही फ़ोन रिसीव करता है तो वो वैंकिंग का फ़ोन था। वैंकिंग सोयोंग से कहती है, सू कैसे हो तुम? हाँ, तुम कहाँ पर हो? वैंकिंग की इस तरह बातें सुनकर सोयांग समझ गया था कि वैंकिंग जो है वो पूरी तरह से शराब पीकर टली हो गई है, लेकिन उसे डर था जैन का कि जैन कहाँ पर है, जैन ठीक तो है। अगर जैन के साथ कुछ भी हुआ तो ईबो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो वो सब कुछ छोड़कर भागता हुआ वापस ईबो के मैंशन पहुँच जाता है। जैसे ही सोयोंग मैंशन पहुंच जाता है तो वो देखता है जो वैंकिन है वो पूरी तरह से टली हो गई है, और साथ ही साथ जो जैन है उसने भी आज शराब पी है और वो भी टली हो गई है। जैन के हाथ में बोतल थी और उसे जो वैंकिंग है वो ज़बरदस्ती शराब पिला रही थी। जो जैन है उसने तकरीबन 1 बोतल शराब की पी हुई थी और वो होश में नहीं थी। ये देखकर सोयांग जो है वो ज़ोर से चिल्लाता और वैंकिंग से कहता है, बेवकूफ़ औरत, मैंने तुम्हें कहा था कि इसका ख्याल रखने के लिए। तो वैंकिंग जवाब में उसे कहती है, हाँ मैं इसका ख्याल ही रख रही हूँ। तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अब बेस्ट फ्रेंड बन गई है। ये सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे ये सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैंकिंग की ऐसी बेवकूफ़ी जैसी बातें सुनकर जो सोयांग है वो उसे कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं ईबो को बता दूंगा कि तुमने जैन के साथ क्या किया। ये कहने के बाद जो सोयांग है वो वैंकिंग को धक्के मार के मैंशन से निकालता है, लेकिन जैसे ही वैंकिंग को सोयांग घसीटते हुए निकाल रहा होता है, वैंकिंग जो है वो अपने हाथ को वेव करती है और हंसते हुए चिल्लाकर जैन से कहती है, जैन मेरी बेस्ट फ्रेंड, अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, ठीक है। तभी जो सोयांग है वो मैंशन का जो मेन डोर है उसे बंद कर देता है और फिर वापस जैन की तरफ चला जाता है। जैन के हाथ से बॉटल लेता है और उसको सीधे कमरे में गोद में उठाकर लेकर चला जाता है। उसके बाद वो उसे बेड के ऊपर लेटा देता है, लेकिन जो जैन है वो उसे कहती है, रुको पहले मुझे कपड़े उतारने दो, मुझे चेंज करना है। ये देखकर जो सोयांग है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो उसे कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम्हें कपड़े उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जैन है वो मानती नहीं है। वो उसी के सामने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जो सोयांग होता है वो अपनी आंखें बंद करके दूसरी ओर मुड़ जाता है। जैन अपने कपड़े उतारती है, उसके बाद फिर वो बाथरूम जाती है, नहाती है और फिर नेकेड वापस आती है। तब तक जो सोयांग होता है उसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। उसके बाद जैन अपना नाइट सूट पहनती है, फिर वह ऐसे ही लड़खड़ाते हुए बेड के पास जाती है और लेट जाती है। जैसे ही सोयांग को महसूस होता है कि जो जैन है वो बेड के ऊपर लेट गई है, फिर वो उसके ऊपर बेड का शीट डाल देता है और रूम का लाइट बंद करके वहाँ से चला जाता है। जैन के सर में अचानक से दर्द होता है। जैन अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। कल रात जो कुछ भी जैन के साथ हुआ था जैन को कुछ भी याद नहीं था। जैन की जो पलकें थी वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई थी। जैन अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जो पलकें होती है वो खुलने का नाम ही नहीं लेती। जैन के सर में भी काफ़ी ज़्यादा भारी दर्द हो रहा था, जैसे कि जैन के सर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार रखा गया था। तभी जो जैन है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ज़ोर से यॉर्निंग करती है। जैन के जो होंठ थे वो भी क्रैक हो गए थे, उसका जो गला था वो भी सूख गया था। जैन अपने सर को अपने हाथों से दबाने की कोशिश करती है। जैन दोबारा अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। उसके कमरे की लाइट्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी। उसे याद आ उसके कमरे की लाइट्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी। फिर वो सोचती है कि कल रात को मैंने पर्दे नहीं डाले थे क्या, तो सूरज की रोशनी कमरे के अंदर कैसे आ रही है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कमरे के अंदर कब आई और वो बेड के ऊपर कब लेट गई।
तभी अचानक से कमरे के अंदर एक आवाज़ गूंजती है और वो कहती है, जैन। अपना नाम सुनते ही जैन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है, ये सोयोंग की आवाज़ नहीं है, मगर मैं इस आवाज़ को पहचानती हूँ। जैसे ही जैन को याद आता है कि ये आवाज़ ईबो की है, तो जो जैन है वो प्रे करती है कि उसके सामने ईबो ना हो, क्योंकि जैन नहीं चाहती थी कि वो ईबो के सामने इस हालत में हो। जैन अपना सर दबाती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। जैसे तैसे काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद जैन की जो आंखें हैं वो धीरे धीरे खुल जाती है। जैसे ही जैन की आंखें खुल जाती है, जैन जो होता है वो धीरे धीरे फिर खिड़की की तरफ देखती है। खिड़की की तरफ एक शख्स खड़ा था जिसने जैन की तरफ अपनी बैक रखी थी और वो खिड़की की तरफ ही देख रहा था। उस शख्स के जो शोल्डर्स थे वो स्क्वायर शेप में थे और उसके बाल जो थे वो कॉम्बर थे। उस शख्स ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उस शख्स का जो अपीयरेंस था वो सिमिलर था ईबो के जैसा। उसने काफ़ी डीप और मैस्कुलर परफ्यूम भी लगाई हुई थी। उसकी परफ्यूम पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसकी तरफ देखकर फिर जैन जो होता है वो धीरे धीरे बेड के ऊपर बैठ जाती है। तभी जो वो शख्स होता है वो जैन की तरफ मुड़ कर देखता है और वो कोई और नहीं बल्कि ईबो ही था। ईबो की आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। गुस्से से ईबो की आंखें लाल हो गई थी। ये देखकर जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जैन की एंटायर बॉडी उसकी स्पाइन शिवर करना शुरू कर देती है। ईबो के चेहरे में एक ही ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी और के अंदर नहीं है, वो है उसकी गुस्से से भरी हुई आंखें। लेकिन आज ईबो की आंखों में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नज़र आ रहा था, जो देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। ईबो फिर जैन के नज़दीक चला आता है। जैसे ही वो बेड के नज़दीक पहुंच जाता है तो वो बस गुस्से से जैन की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक से जैन के रूम का जो दरवाज़ा होता है वो हल्का सा नॉक होता है और वहाँ से एक नौकरानी अंदर की तरफ चली आती है। ईबो ने पहले ही नौकरानी को ऑर्डर दिया था कि वो पेन किलर और पानी का गिलास लेकर जैन के कमरे के अंदर चली आए। जैसे ही नौकरानी कमरे के अंदर आती है तो वो टेबल के ऊपर ट्रे रखती है जिसके ऊपर पेन किलर और पानी का गिलास था। फिर जो ईबो है वो उसे इशारा देता है और नौकरानी रूम से चली जाती है। जैन जो है वो चुपचाप पेन किलर लेती है और उस ट्रे को वापस टेबल के पास रख देती है। उसके बाद जैन अपना सर झुकाकर ही वहीं पर रहती है। फिर ईबो उससे पूछता है, क्या तुमने कल रात को शराब पी थी? जैन जो है वो अपना सर झुकाकर ही खड़ी थी। हालांकि जैन को पता है जब भी ईबो से कुछ पूछे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जैन सर झुका के उसके सामने खड़ी रहे। ईबो का सवाल सुनते ही जैन अपने लोअर लिप को बाइट करता है। जैन को जो चस्ट था वो भी अब जैसे कि कोल्ड स्टोन हो गया था। जैन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर जैन धीरे धीरे कहती है, मुझे याद नहीं है कि कल रात को क्या हुआ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो दिमाग है वो ब्लैंक हो गया है। ये कहते हुए जैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और वो उस बेडशीट को अपने और नज़दीक खींचते हुए लेकर आती है। फिर ईबो जैन का नाम गुस्से से लेता है और उसे कहता है, जैन मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है जब भी मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखा करो, ना कि ज़मीन की तरफ। एक बार मैं कहता हूं, दोबारा मुझे बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ईबो की आवाज़ आज बहुत ही ज़्यादा डरावनी और कोल्ड लग रही थी। ये सुनकर जो जैन है उसकी आंखें जो होती हैं वो बड़ी हो जाती है। फिर जो ईबो है वो दोबारा उसे पूछता है, कल रात तुमने कितनी पी? ईबो का सवाल सुनते ही जो जैन है फिर वो धीरे धीरे कहती है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार तब पिया था जब मैं 18 साल की हो गई थी। मॉम ने मुझे रेड वाइन ग्लास में दिया था। लास्ट नाइट क्या हुआ मुझे याद नहीं है। वैंकिंग ने मुझे विस्की ऑफ़र की, उसने मुझे ग्लास में दिया। मुझे लगा मैंने पहले भी शायद विस्की पी होगी। उसके बाद वैंकिंग ने इस घर में जितनी भी शराब है उन सभी का एक एक करके मुझे टेस्ट करवाया। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी जो ईबो है वो उससे कहता है, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम शराब पी सकती हो? ये बात सुनकर जो जैन है वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि 18 साल के होने के बाद हर एक को हक होता है कि वो शराब पी सकता है और इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो जो जैन है वो अपना सर शुक करती है और ईबो से कहती है, मुझे पता नहीं था और मैं पीना नहीं चाहती थी। जैन की बात सुनकर ईबो जो है वो अपनी मस्कुलर वॉइस में करता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इस वक्त कहाँ होना चाहिए था?
ये बात सुनकर जो जैन है वो अपना सर धीरे से ना में नोट करती है। फिर ईबो अपनी थंब और 4 फिंगर से जैन की जो चिन है उसे टाइट पकड़ता है और उसके चेहरे को थोड़ा रेस करता है और उसके चेहरे को अपने नज़दीक लाता है और उससे कहता है, अगर तुमने कल रात को पी नहीं होती तो इस वक्त तुम होश में होती और तुम्हें पता होता कि इस वक्त तुम्हें कहाँ होना चाहिए था। ईबो की आंखों में गुस्सा देखकर जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि जैन जो है अब वो एडल्ट हो चुकी थी और उसके पेरेंट्स भी शराब पिया करते थे। 18 साल के होने के बाद उसकी मॉम ने भी उसको शराब पिलाई थी। तो जो जैन है वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो ईबो से पूछती है कि आप परेशान हो। ये बात सुनकर जो ईबो है वो जैन से कहता है क्या। तभी जो जैन है वो ईबो से पूछती है मैंने आपको परेशान किया। तो ईबो जवाब में उसे कहता है हाँ। तो जैन उसे पूछती है क्यों। तो जवाब में ईबो से कहता है क्योंकि इस वक्त जिस छत के नीचे तुम हो वो मेरा घर है। तुम्हें मेरे घर के सारे कायदे कानूनों को फॉलो करना होगा जैन। इसका मतलब है कि तुम शराब नहीं पी सकती हो। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता हूँ। ईबो ये हर एक अल्फाज क्लियर बताता है ताकि जैन इसे अच्छे से सुन सके। ईबो की बात सुनने के बाद जैन जो है वो बस अपना सर नोड करता है। ईबो जो है वो गुस्से से जैन की जो चिन है उसे टाइट पकड़ता है। फिर जो ईबो है वो उसे कहता है मेरी तरफ देखो। ये कहने के बाद ईबो जैन का चेहरा अपने हाथों में कब करता है और उसे कहता है तुम्हें पता है इस वक्त कहाँ होना चाहिए था। तुम्हें इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए। ये बात सुनते ही जैन की आंखें बड़ी हो जाती है और उसका मुंह जो होता है वो खुला का खुला रह जाता है। तभी जो जैन है वो क्लॉक की तरफ देखती है और उसके बाद ईबो की तरफ दोबारा। तभी ईबो से कहता है कल रात जब मैं वापस आया था तो मैंने सोयोंग से कहा था कि तुम्हें बुलाए ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, लेकिन सोयोंग ने मुझसे कहा कि तुमने शराब पी हुई है और उसे आइडिया नहीं है कि तुम्हें होश कब आएगा। जैन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखें भी अब गीली हो जाती है तो वो ईबो से माफ़ी मांगती है। जैन ईबो से सॉरी कहती है। ईबो को जो हाथ जैन के चेहरे पर था, ईबो फिर धीरे धीरे अपने हाथ को स्लाइडली डाउन करता है और जैन के सर के पीछे उसके बालों के बीच में से अपनी उंगलियां लेता है। उसके बाद फिर वो उसके बालों को टाइट पकड़ता है। वो इतना टाइट नहीं पकड़ता जिससे जैन को हर्ट हो जाए, वो बस टाइट पकड़ता है। जैन का जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। जैन जो है वो अपने गालों को अपने दांतों से अंदर से ही बाइट करना शुरू कर देती है। जैन के पेट में भी थोड़ी बहुत ट्रिंगलिंग सी हो जाती है। तभी ईबो जैन से कहता है मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें इस वक्त एक मुक्का मारूं। ये बात सुनते ही जैन की जो सांस है वो थम सी जाती है। ईबो जैन की गर्दन से बालों को हटाता है। ईबो अपने बॉटम लिप को अपने दांतों के बीच में पुल करता है ताकि वो अपने आप को होल्ड कर सके। फिर ईबो जैन से कहता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मैं तुम्हें कैसी पनिशमेंट दे सकता हूँ। ये बात सुनते ही जैन उसे माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि वो दोबारा शराब नहीं पिएगी। वो उसे प्रॉमिस करती है। जैन के दिमाग में चल रहा होता है कि ईबो ने जो भी कहा कि वो उसे अभी मुक्का मारना चाहता उसके चेहरे पर, वो ये कैसे कर सकता है। ईबो की आंखों में डार्कनेस और डेंजरनेस साफ तौर पे नज़र आ रही थी जो कि जैन ने आज तक कभी भी देखी नहीं थी। तभी ईबो गुस्से से जैन से कहता है अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी। ये बात सुनते ही जो जैन है वो शॉक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। जैन का जो गला है वो भी सूख जाता है। जैन फिर रोते हुए ईबो से कहती है मुझे माफ़ कर दो बो, प्लीज़ मैं दोबारा शराब नहीं पीऊँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ प्लीज़। जैन की ऐसी हालत देखकर जो ईबो है वो डेंजरस गूस की तरह अपने कॉर्नर लिप से स्माइल करता है, जैसे कि उसको यकीन ही नहीं था कि जैन सच कह रहा है और उस पर भरोसा कर सके। तभी जो ईबो है वो उससे कहता है ये तुम्हारा पहला टाइम था इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ जैन। ये बात सुनते ही जैन जो है वो रिलीफ में गहरी सांस लेती है और उससे शुक्रिया अदा करती है। लेकिन जो ईबो होता है वो जैन के चेहरे को अच्छे से घूर रहा था। फिर उसके बाद वो उससे कहता है दोबारा ऐसी गलती की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरे अल्फाजों को याद रखना। ये बात सुनते ही जैन अपना सर हाँ में नोट करती है। फिर जो ईबो है वो जैन के बालों को धीरे धीरे छोड़ देता है और फिर बेड से साइड में चला जाता है। वो अपने स्टेप्स को पीछे की तरफ ले रहा था लेकिन उसकी नज़र जैन पर ही थी। चलते हुए वो एक दीवार के साथ लीन हो जाता है लेकिन वो दूर से ही जैन को ऊपर से नीचे तक उसकी बॉडी की तरफ ही देख रहा था।
जैन को देखते हुए जो ईबो है वो उससे कहता है जाओ और अपने आप को फ्रेश कर लो। ये बात सुनते ही जो जैन है वो चुपचाप बेड से उतर जाती है, लेकिन उतरने से पहले वो अपनी टी शर्ट को अपनी थाई से थोड़ा नीचे स्लाइड करती है। ईबो की नज़र उस वक्त बस जैन की बॉडी की तरफ ही थी और जैन जानती है जब भी ईबो उसको इस तरह देखता है तो जैन की जो स्किन है वो जलना शुरू हो जाती है। जैसे ही जैन को महसूस होता है कि ईबो उसी की तरफ घूर के उसकी बॉडी की तरफ देख रहा है, तभी जो जैन है उसे वैंकिंग की दिखाई हुई लास्ट नाइट की वीडियो याद आ जाती है। तो जो जैन है वो अपने आप के साथ सोचती है कि जो कुछ भी उसने वीडियो में देखा था अगर वो उसके साथ करेगा तो उसको कैसा महसूस होगा, वो कैसा फील करेगी। ये ख्याल आते ही जो जैन है वो अपने सर को इमीडिएटली शुक कर देती है। सर को शुक करते हुए जैन फिर अपने आप से कहती है पता नहीं ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। उसके बाद जो जैन है वो भागते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद जो जैन है वो कुछ सेकंड्स दरवाजे के साथ ही खड़ी रहती है। उसके बाद फिर वो रिलीफ में सांस लेती है। जब भी वो उसके आसपास होता है न जाने क्यों जैन जो होता है उसकी सांसें जैसे थम सी जाती है। उसे पता नहीं है ये जो मिक्सचर ऑफ इमोशंस है ये है क्या, उसका जो दिमाग उसे कह रहा है वो है क्या उसे बो से डर लग रहा है या उसे बो की ज़रूरत है। पहले जैन अपने दांतों को ब्रश करता है, उसके बाद फिर वो ठंडे पानी से अपने आप को नहलाती है ताकि उसकी बॉडी की जो वार्मनेस है, जो हीटनेस है, जो कि बो की स्टेयर से ही हुई थी, वो अपने आप को थोड़ा काम डाउन करा सके। उसके बाद फिर वो एक टॉवल को अपने अराउंड ले लेती है और बाथरूम से जाने से पहले अपने रूम में अच्छे से देखती है कि बो है या नहीं। जैसे ही वो देखती है कि बो नहीं है, जैन जो है वो गहरी सांस छोड़ती है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि बो नहीं है। तो वो डिसअपॉइंट भी फील कर रही थी लेकिन साथ ही साथ रिलीफ भी। जैन फिर अपने कपड़ों को लेने के लिए अलमीरा के पास चली जाती है। जैसे ही वो अलमीरा का जो डोर है उसे ओपन करती है तो वो देखती है अलमीरा के अंदर नए कपड़े भी डाले गए थे जो कि कल रात वहाँ पर थे नहीं। तो वो सोचने लगती है क्या बो ने इन नए कपड़ों को मेरे लिए ख़रीदा। उसके बाद जो जैन है उसे दोबारा बुरा महसूस होता है कि वो बो के ऊपर फ्री लोडेड है। जैन नहीं चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में भी किसी के ऊपर डिपेंड रहे। पहले वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थी, अब वो बो के ऊपर डिपेंड है। यही एक रीज़न है कि जो जैन है वो कॉलेज जाना चाहती है ताकि उसे डिग्री मिले, वो काम शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाए। वो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है, पहले एक शख्स पर फिर दूसरे शख्स पर। इस बार जो कपड़े खरीदे गए थे वो वैनकिंग के कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। जैन जो है वो वाइट क्यूट कलर की टॉप सेलेक्ट करती है और साथ ही साथ ब्लू कलर का जीन्स और साथ में वो फ्लैट भी पहन लेती है। तैयार होने के बाद जो जैन है वो रूम से चली जाती है डाउनस्टेयर। हालांकि ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं था क्योंकि जैन देर से नींद से जाग गई थी। तो वो सीधे किचन में जाती है और वहाँ पर देखती है जो शेफ़ है वो एज़ यूजुअल तैयार थे कि ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे ही जैन उनको हाई बोल देती है उसके बाद फिर वो उनसे कहती है कि उसे कप केक चाहिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैन के पास कोई भी काम नहीं था तो वो डिसाइड करती है कि वो बो का मेंशन देखेगी जो कि अभी तक उसे देखा नहीं था। बो का मेंशन देखते हुए जैन महसूस करती है कि बो का जो मेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैन को बो के मेंशन में सबसे ज़्यादा अच्छा पूल लगा था और बहुत बड़ी लाइब्रेरी और बो के घर का गार्डन में घूमते हुए जैन के दिमाग में बो के अल्फाज आते हैं जो कि बो ने कुछ देर पहले उसे कहे थे कि इस वक्त उसे कॉलेज में होना चाहिए। ये ख्याल आते ही जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। फिर वो अपने आप के साथ कहती है ओह गॉश अब मैं जल्दी ही फ्रेंड्स बनाने वाली हूँ, दुनिया घूमने वाली हूँ। उसके बाद जो जैन है कुछ देर और घूमती है और फिर वापस घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर लिविंग रूम में होती है तभी वो घर के बाहर कुछ गाड़ियों के आने की आवाज़ें सुनती है। कुछ सेकंड्स के बाद फिर वो कदमों की आवाज़ सुनती है जो कि मेंशन के अंदर ही आ रही थी और कुछ मिनट्स के बाद ही कुछ लोग जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था उनके हाथ में गन्स भी थी, वो लोग मेंशन के अंदर चले आते हैं। उन लोगों के साथ साथ सोयोंग भी था। जैसे ही सोयोंग और वो लोग लिविंग रूम के अंदर चले आते हैं, सोयोंग की नज़र सीधे जैन पे पड़ती है तो सोयोंग जैन को इशारा देता है कि वो वहाँ से जल्दी ही निकल जाए, लेकिन जो जैन है उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहीं पर खड़ी रहती है। उन लोगों में एक टकला आदमी भी होता है जो कि सोयोंग के साथ चल रहा होता है। उसकी नज़र जैसे ही जैन पे पड़ती है, जो सोयोंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सोयोंग गुस्से से जैन की तरफ देखता है और कहता है बेवकूफ़ लड़की, बो की बिच, सड़क से उठाई हुई लड़की, बेवकूफ़, तुम्हें समझ में नहीं आता है, बदसूरत कहीं की।
ये बात सुनते हुए जैन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो सोचती है कि सोयोंग ने उसे इतनी सारी गालियाँ दी, उसे बिच कहा, उसे ऑर्फनेज कहा, उसे बदसूरत कहा। सोयोंग जो है वो अपने सर को जेंटली गुस्से में शेक करता है। तभी वो जो टकला बदसूरत सा आदमी होता है वो जैन की तरफ देखते हुए सोयोंग से कहता है, ये लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है, एक रात का ये कितना लेगी। जैसे ही जैन उस टकले आदमी की बात सुनती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि टकला आदमी किस चीज़ के बारे में कह रहा है। तभी जो सोयोंग है वो झूठ मूठ का हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे ये अभी काम नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है। ये कहने के बाद जो सोयोंग है वो गुस्से से जैन की तरफ दोबारा देखता है। तभी वो जो टकला आदमी होता है वो सोयोंग के कंधे के ऊपर हल्का सा स्लैप करता है और उससे कहता है, ब्रो मुझे बोलना जब भी ये तैयार हो। ये बात सुनने के बाद जो सोयोंग है वो दोबारा हंसता है और अपने अंगूठे को अपनी लोअर लिप के पास ले जाता है और फिर अपनी लोअर लिप को बाइट करता है। उसके बाद जो सोयोंग है वो स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और उनसे कहता है, बॉस अंदर स्टडी रूम में है। वो जो टकला आदमी होता है और उसके साथ जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सभी रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो सोयोंग होता है वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है। सभी जैसे कि ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं और सोयोंग दरवाज़ा बंद करता है। बिना सेकंड्स गवाए सोयोंग जो है वो गुस्से से जैन की तरफ चला आता है और जैन का टाइट हाथ पकड़कर उसको घसीटते उसके रूम की तरफ लेकर चला जाता है। जैसे ही वो उसे उसके रूम के अंदर लेकर चला जाता है फिर वो दरवाज़ा बंद कर और जैन को ज़बरदस्ती बेड के ऊपर पुश कर देता है। जैसे ही जैन बेड के ऊपर गिर जाती है तभी जो जैन है वो उसे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। जैन जो है वो फ्रोजन हो गई थी। तभी जो सोयोंग है वो अपनी गहरी सांसें लेते हुए और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, जब मैंने तुम्हें इशारा दिया था कि अंदर चली जाओ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई, तुम अंदर क्यों नहीं चली गई। तुम्हें पता भी है तुम अपने लिए खुद ही ट्रबल क्रिएट करती हो। जैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, तो जैन बस हाँ करती है। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे और जैन जो है वो ब्लिंकिंग करती है। फिर वो फ्लोर पे बैठ जाती है और अपनी नीज़ को अपनी चेस्ट के पास ले जाती है। जैन चुपचाप वहीं पे बैठी हुई होती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। जैन को याद आ जाता है कि एक बार वो फ्लावर्स लेने के लिए गार्डन चली गई थी। तभी उसके घर में ऐसे ही कुछ लोग आए थे जिनकी नज़र जैन पे पड़ गई थी और जैन के डैड ने जैन को 1 महीने के लिए रूम में बंद कर दिया था और वही उसकी पनिशमेंट थी। जैन को खाना भी उसके कमरे में ही दिया जाता था। जैन चुपचाप बस सोयोंग का इंतज़ार कर रही थी ताकि जो सोयोंग है वो कुछ कहे, लेकिन सोयोंग जो है वो कुछ भी नहीं कहता। सोयोंग बस चुपचाप वहाँ से चला जाता और जैन का दरवाज़ा बंद करता है। सोयोंग के जाने के बाद जो जैन है वो बहुत ज़्यादा रोती है और सोचती है अब जो सोयोंग है वो सीधे जाके बो से कंप्लेन करेगा और जो बो है अब वो मुझे कॉलेज जाने नहीं देगा, अब वो सच में मुझे पनिश करेगा, इस टाइम वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। माफिया वर्ल्ड का एक असूल होता है, माफिया के जितने भी लोग होते हैं वो अपनी घर की जितनी भी औरतें होती हैं उनका चेहरा किसी को भी नहीं दिखाते, क्योंकि अगर उनका चेहरा किसी ने भी देख लिया, किसी दूसरे माफिया गैंग ने, और उन्हें वो पसंद आ गई तो उस औरत को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 2 गैंग्स के बीच में जंग भी हो सकती है। इसलिए जो सोयोंग है वो उसे इशारा देता है कि वो अपने आप को वहाँ से छुपा ले, लेकिन जो जैन है उसे समझ में नहीं आता। कल जो सोयोंग ने जैन के साथ किया था, जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। आज दिन भर जैन बाहर नहीं जाती। जैन डिसाइड करती है कि वो रूम से बाहर नहीं जाएगी। जैन ने अपने आप को अच्छे से तैयार भी कर लिया, अच्छे से कपड़े भी पहने, कॉम भी कर लिया, लेकिन वो बाहर नहीं जाती। लेकिन वो ब्रेकफास्ट के लिए भी बाहर नहीं जाती है। तभी अचानक से जैन का जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुल जाता है, तो जैन रियलाइज़ करती है कि शायद जो बो है वो आ गया है। सोयोंग ने कल के बारे में बो से ज़रूर कहा होगा और बो जो है वो नाराज़ है और बो जो है अब वो जैन से कहेगा कि वो अब कॉलेज नहीं जा सकती। जैन जो होती है वो तैयार हो जाती है कि वो आज बो से कहेगी कि जैन को इस घर के बारे में कुछ नहीं पता, इस घर के कायदे कानून के बारे में कुछ नहीं पता। बो को चाहिए था कि वो पहले ही एक पेपर पे लिख के दे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। जैन को नहीं पता था कि वो लिविंग रूम में नहीं जा सकती है, कि उसे रूम के अंदर ही बैठना है। अगर जैन को पता होता तो रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती। जैन जो है वो अपने पैरों की तरफ ही देख रही होती है जब उसके सामने वो शख्स खड़ा हो जाता है। जैन फिर अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखती है। जैसे ही जैन सर उठाकर देखती है तो वो देखती है कि उसके सामने बो नहीं बल्कि सोयोंग है। सोयोंग को देखने के बाद जैन उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सोयोंग है वो अपनी आईब्रो को रेस करता है और उसे कहता है,
क्यों? तभी जो जैन है वो उसे कहती है, कल जो तुमने मेरे साथ किया था, मुझे घसीटते हुए कमरे में पुश कर दिया था बेड के ऊपर, जैसे कि मैं कोई चीज़ हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई थी। कि तुम्हें एहसास नहीं होता कि औरत के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। ये बात सुनने के बाद जो सोयंग है वो जो है वो इडियट की तरह उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। ये देखकर जो जैन है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है, इसमें फ़नी क्या है? हाँ, तुम मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है तुम ऐसे कुछ भी मेरे साथ करो, समझे? अब तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ना कि तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हो। सोयंग जो है वो अपनी आईब्रो को रेज करता है और उसे कहता है, क्या? हाँ, एक लड़की को इस तरह फेंकना तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। सोयंग उसे कहता है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या? ये बात सुनकर जो जैन है वो उसे कहती है, एनीवे तुम यहाँ पर क्यों हो? तो जवाब में सोयंग उसे कहता है, वो चाहता है कि वो प्रिंसेस से मिले और मुझे नहीं पता कि क्यों। समझ गई? और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है स्वीटी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं। ये बात सुनकर जो जैन है वो उसे कहती है, पहली बात, मेरा नाम स्वीटी वीटी नहीं है और जो कल तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो तुम्हें मुझे स्वीटी बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए? ये कहने के बाद जो जैन है वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे सोयंग। जैन जो है वो धीरे धीरे चल रही होती है। चलते हुए वो धीरे धीरे स्टेयर से उतरती है। सोयंग भी बेचारा पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा है। जैन ही जानबूझकर करती है। तभी अचानक से जैन के बड पर कोई जोर का स्लैप मारता है जिससे जैन जो है अचानक से जंप करती है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर सोयंग होता है। जैन उसे कहती है, क्या तुमने मेरी अभी बड पर स्लैप मारा था? तो सोयंग कहता है, नहीं तो मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। जैन बिल्कुल भी बहस नहीं करती तो वो चुपचाप अपनी स्पीड को बढ़ाती है और लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। ये देखकर जो सोयंग है वो ज़ोर से हंसता है और उसकी हंसी की आवाज़ जैन के कानों तक पहुंच जाती है जिससे जैन और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। जैसे ही जैन ईबो के ऑफिस रूम के बाहर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, जैन जो है वो धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटाती है। तभी सोयंग पीछे से आता है और दरवाजे को एक साथ ही पुश करके खोल देता है। ये देखकर जो जैन है वो हैरान हो जाती है और लेकिन वो वहीं पर खड़ी रहती है। तभी जो सोयंग होता है वो जैन के बड पर पिंच मारता है जिससे जो जैन है दोबारा जंप मारती है और उससे कहती है, क्या तुमने मुझे अभी पिंच मारा? अभी जैन कह रही थी तभी जो सोयंग है वो उसको थोड़ा सा धक्का देता है। वो ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन जो जैन है अंदर पहुंचने के बाद वो ईबो की तरफ देखती है। ईबो की जो बैग थी वो जैन की तरफ थी। ईबो ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उसके जो बाल थे वो एज यूजुअल कॉमन थे। उसके परफ्यूम जो थी वो पूरे ऑफिस में फैल गई थी जिसे सूंघने के बाद जैन सोचती है, इस परफ्यूम को तो मैं दिन भर सूंघ सकती हूँ। तभी जो जैन है वो ईबो से कहती है और अपनी उंगली को सोयंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो इसने अभी मेरी बड पे पिंच मारा। ये बात सुनते ही ईबो जो है अपने सर को हल्का सा शेक करता है और फिर जैन से पूछता है, क्या? जवाब में जैन उसे कहता है, हाँ इसने कल मुझ पे चिल्लाया था और मुझे बेड के ऊपर फेंक दिया था। तुम्हें पता है मेरे एल्बो में चोट लग गई थी, अभी भी दर्द हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे के बाहर इसने मेरी बड पर पिंच भी मारा। लास्ट का जो लाइन है वो ये, बड की बात वो धीरे धीरे कहती है लेकिन ये कहते हुए जैन की जो चिक्स है वो लाल हो गए थे। तभी ईबो अपनी आंखों के कॉर्नर से सोयंग की तरफ देखता है। सोयंग जो है वो अपने कंधों को श्रग करते और अपना सर ना में हिलाता है। तभी जैन उसे दोबारा कहता है, ये हमेशा मुझे सताता है और मुझे ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। जैसे ही ईबो ये देखता है, पहले वो सोयंग की तरफ देखता है, उसके बाद वो जैन की तरफ देखता है। लेकिन ईबो का जो चेहरा था वो सीरियस नज़र नहीं आ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था ईबो जो है वो अपनी हंसी को रोक रहा है। ईबो का एक्सप्रेशन देखने के बाद जैन जो है वो ईबो से कहती है कि तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये बात सुनकर ईबो जो है वो अपना सर जेंटली शेक करता और कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर वो सोयंग की तरफ देखकर सोयंग को ऑर्डर देता और उससे कहता है, सोयंग क्या तुमने ऐसा किया? दोबारा ऐसा मत करना, समझ गए? लेकिन जो जैन है वो अपनी नाक को थोड़ा ऊंचा करके कहती है, नहीं मैं नहीं मानती हूँ, इससे कहो कि ये अभी मेरे सामने माफ़ी मांगेगा। जैन की बात सुनने के बाद ईबो सोयंग से कहता है, सोयंग तुमने सुना और जाओ अब इसे माफ़ी मांगो। ये बात सुनते ही जो सोयंग है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अपने सर को शक करने लगता है और उससे कहता है, क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हो? ईबो जो है वो साय करता है और फिर उसकी तरफ घूर के देखता है और उसे कहता है, मैंने कहा ना। सोयंग जो है वो जैन की तरफ मुड़ता है और ज़ोर से उसके चेहरे पे हंसता है। फिर वो उससे कहता है, मुझे माफ़ करो जैन। सोयंग की ऐसी हरकत देखकर जैन सोचती है, सोयंग ईबो का किसी भी हिसाब में फ्रेंड नहीं लगता। ईबो कितना नाइस है, स्वीट है, हैंडसम है, लेकिन सोयंग ये कितना अजीब है, हर एक को तंग करता रहता है।
जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है जब सोयोंग उससे माफ़ी मांगता है। जैन को खुश देखकर यीबो भी उसे स्माइल बैक करता है और स्माइल के साथ अपनी आईब्रो भी रेज करता है। ये देखकर जो सोयोंग है उसे और ज़्यादा हंसी आ जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। अचानक से सोयोंग की हंसी दोबारा सुनकर जो जैन है वो अपनी आंखों को रोल कर देती है। ये देखकर यीबो उसे कहता है, जैन क्या तुमने मेरी तरफ देखकर आंखें रोल की? जैन जो है वो शॉक हो जाती है। फिर वो एक्सप्लेन में कहती है, नहीं आपकी तरफ नहीं, मैंने तो इस बेवकूफ़ की तरफ अपनी आंखें रोल की है। तभी यीबो उसे कहता है, जैन मेरे पास आओ। ये बात सुनते ही जो जैन है वो इमीडिएटली यीबो के पास चली आती है और डेस्क के साइड में खड़ी हो जाती है। तभी यीबो डायर खोलता है। जैसे ही डायर खुल जाता है तो जो जैन है वो देखता है कि डायर के अंदर एक गन थी। यीबो उसे साइड में करता है और वहाँ से एक बॉक्स निकालकर जैन के हाथों में थमा देता है। जैन जैसे ही उस बॉक्स को देखता है और उसके बाद फिर वो यीबो को दोबारा देखता है। यीबो फिर जैन को ऑर्डर देता है और उससे कहता है कि इसे खोलो। जैन जल्दी ही उसे अनरैप कर देता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर एक सेल फ़ोन था। आज तक कभी भी जैन के पेरेंट्स ने उसे कभी भी फ़ोन नहीं दिया था। कभी कभी ही जैन अपने फादर से कहती थी कि उसे फ़ोन चलाना है तो उसके फादर बस उसे गेम खेलने के लिए ही फ़ोन दिया करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। फ़ोन को देखकर जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे जंप मारना शुरू कर देती है। तो फिर वो यीबो से कहती है, यीबो तुमने मुझे फ़ोन दिया है, थैंक यू सो मच, आज मुझे कॉलेज जाना है, अब तुमने मुझे फ़ोन भी दे दिया। वो इतनी खुश हो जाती है। उसको खुश देखते हुए जो सोयोंग है वो दोबारा ज़ोर से हंसता है क्योंकि उसको जैन की हरकतें बचकानी लगती है और जैन काफ़ी ज़्यादा और जैन और ज़्यादा स्टूपिड नज़र आती है। फिर जो जैन है वो यीबो की तरफ सोचती है, ये बंदा मेरी पूरी ज़िंदगी में अभी तक कहाँ था। जैन इतनी एक्साइटेड हो जाती है जैसे ही वो फ़ोन को देखती है। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, उसके लिए उसने वो काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन ख़रीदा था। तो जैन एक्साइटेड में होकर जो है यीबो को गले लगाती है। वो अपने आर्म्स को यीबो के नेक के अराउंड ले लेती है, उसको लटका देती है। लेकिन उसके कुछ सेकंड्स के बाद जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि जो यीबो है उसने जैन को हग बैक नहीं किया। तो जो जैन है वो अपनी लोअर लिप को बाइट करती है और अपने आप को थोड़ा पीछे की तरफ लेकर चली जाती है ताकि वो यीबो से दूर हो जाए। जैन को महसूस हो रहा था कि उसने अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, उसे इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था। जैसे ही जैन पीछे की तरफ जा रही होती है तभी अचानक से जो यीबो है वो जैन के लोअर बैक पर अपना हाथ रखता है और उसे पीछे जाने से रोकता है और उसे अपनी और करीब खींच लेता है।